नहीं है। परस्परता का अभाव प्रमाण सिद्ध नहीं है। निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता, जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता, स्वयं में पूर्णता और समाज में अखंडता है। इसके लिए ही मानव ने अनवरत प्रयास भी किया है। मानव जीवन का कार्यक्रम केवल समाधानात्मक भौतिकवादी, व्यवहारात्मक जनवादी और अनुभवात्मक आध्यात्मवादी क्रम, नीति, नियम नीति सिद्धांत बद्ध है। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज इससे आगे तो आगे है समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता। तो समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता क्या है? तो पाठक जी आवश्यकता। एक मिनट रुकेंगे? हाँ जी। ये जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा, थर्ड लाइन थी, निर्भ्रमता ही जीवन में स्थिरता। तो निर्भरता का मतलब हो गया बौद्धिक समाधान है। बौद्धिक समाधान। हाँ, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि। हाँ, इसके बाद था जीवन के कार्यक्रम में दृढ़ता। हाँ, तो जीवन का कार्यक्रम को ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये वाद त्रय पूर्वक नीति त्रय से संबद्ध होके और प्रमाण त्रय के लिए जो भी काम करते हैं, यही जीवन का कार्यक्रम है या कुछ और है? यही है। ये जीवन का कार्यक्रम जो है वो लक्ष्य पूर्ति के अर्थ में, जागृति के अर्थ में। क्योंकि समाधान जो है वाद त्रय के बिना आने वाला नहीं है। हाँ जी, वाद त्रय से ही समाधान आएगा। और ये वाद जो है ये तीनों नीतियों के ऊपर बेस्ड है। ये वाद जो तीनों वाद है, ये तीन जो नीतियां हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, नियम भी और नीति भी और सिद्धांत भी। हाँ, और ये हमें समझ में आगे कि नहीं आगे, इसको जांचने का तरीका है प्रमाण त्रय। तो यही कुल मिला के कार्यक्रम हुआ तीन, वाद त्रय, नीति त्रय पूर्वक और प्रमाण त्रय के लिए। ऐसा ही है ना कुछ, या और ऐसे कोई? ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक समझ रहे हैं। हाँ। फिर आगे और उसको व्याख्या किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो निर्भ्रमता शब्द जो आया है ना, निर्भ्रमता का मतलब तो जागृति, ऐसा अपन ने अभी पढ़ा था पिछले 4-5 पैराग्राफ पहले। निर्भ्रमता यानी जागृति, और उसके बाद लिखा था कि जागृति बराबर प्रतिभा धन व्यक्तित्व का संतुलन। हाँ, जागृति का प्रमाण है मतलब। हाँ, अनुभव का प्रमाण है। अनुभव का मतलब है निर्भ्रम हो जाना, है ना? ठीक बात है। चलिए बढ़िया। तो निर्भ्रम पूर्वक जीवन में स्थिरता आ जाती है। जीवन में स्थिरता है ना, समाधान आ गया जी। तो जो सारी अस्थिरता जो है वो विचारों के स्तर में ही रहती है। जीवन में समाधान की प्यास है? जीवन जो समाधान के लिए प्यासा है बेसिकली। हाँ, और दूसरे तरीके से कहें कि जब हमारी समझ पूरी हो गई, हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो भास आभास प्रतीति पूरी हो गई, तो हमारे अंदर स्थिरता आ गई, यानी बोध हो गया, जिसको अपन बोध कह रहे हैं। क्वेश्चनलेस हो गया। जैसे ही बोध हो गया तो दृढ़ता आ गई, संकल्प बन गया, है ना, जीने के लिए। जी। हाँ, ठीक बात है। और जब संकल्प हो गया यानी जीने के कार्यक्रम में संकल्प या दृढ़ता आ गई,
तो स्वयं में पूर्णता हो गई। जब हमने उसको जी लिया तो पूर्णता हो गई, स्वयं में पूर्णता हो गई। और यही पूर्णता जो है परिवारों की परस्परता में आगे बढ़ती गई, समाज में अखंडता हो। ठीक बात है। ये उसी लय में आप बता रहे हो, उसी लय में है, हो उसी गया, क्रम में है। व्यक्तित्व में संतुलन हो गया, व्यवहार में सामाजिक हो गए, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हम अपनी जो है भागीदारी को वो करने लग गए, है ना। और अपने इसके लिए जो है अपना समृद्धि होगी, अपना क्या बोलते हैं, ये 5 पॉइंट हो गया। इसी को जो है ना एक बहुत अच्छे तरीके से जनवाद में आया है जी। उसको पढ़ने से शायद लगता है कि और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी। बाबा जी ने कहा कि जो पहला वैभव है जी, जो पहला वैभव है, उससे पहले का तो मैं भी पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जहाँ से उन्होंने लिखा है कि पहला वैभव जागृति है जी, दूसरा वैभव है सर्वतोमुखी समाधान, जी, है ना। यानी यही हुआ ना, जीवन में स्थिरता आ गई। ठीक बात है। फिर तीसरा वैभव हुआ न्याय पूर्वक जीना। जी, न्याय पूर्वक जीना यानी कार्यक्रम में दृढ़ता आ गई। जो जीवन में स्थिरता आई वही जीने में प्रमाणित हो गई, है ना। जी। फिर चौथा लिखा है उपकार कार्य में निष्ठा। जैसे ही न्याय पूर्वक जीना होता है परिवार में, तो शिक्षा और व्यवस्था में हम लगते हैं, ये उपकार है। तो हम उपकार कार्य में लग जाते हैं, जो हमारे पास आवश्यकता से अधिक है समृद्धि के रूप में, जी, 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 उसको भी नियोजित करते हैं। और जो हमारी समझ हो गई सर्वतोमुखी समाधान और न्यायपूर्ण व्यवहार में जीने की जो समझ आ गई जी, उस समझ को शिक्षा में नियोजित करते हैं ना। समझ और स्किल्स दोनों ही देना शुरू दोनों का, तो उपकार में निष्ठा हो गई। ये दोनों हो जाने से पांचवा जो है समृद्धि को प्रमाणित करना हो गया, यानी फिर समृद्धि आ गई। जी। समृद्धि मतलब अभाव का अभाव हो गया, दोनों प्रकार का, बौद्धिक अभाव भी हो गया और भौतिक अभाव भी, अभाव समाप्त हो गया, है ना। तो जैसे ही समृद्धि आई तो समृद्धि का नियोजन व्यवस्था में हुआ, तो छठवां लिखा है व्यवस्था में जीना। और यदि व्यवस्था में जीना मतलब जैसे मान लो 10 परिवार मिलके जीने लगे तो व्यवस्था में जीना हो गया, या एक गांव जीने लगा 100 परिवार, 100 परिवार जीने लगे तो उसमें शिक्षा, न्याय, विनिमय कोष, उत्पादन, ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं उसमें सुचारू रूप से चलने लगी, यानी व्यवस्था में जीना हो गया। तो जैसे ही एक गांव व्यवस्था में जीने लगता है तो वो गांव की क्षमता समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में आती है। तो 7वां जो बिंदु लिखा है समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो जैसे ही हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो सह अस्तित्व प्रमाणित करना बनने लगता है। जैसे इसलिए 8वां बिंदु लिखा है सह अस्तित्व में प्रामाणिक को प्रमाणित करना। 9वां बिंदु लिखा है सह अस्तित्व को अपने में स्थिर होने के रूप में स्पष्ट करना या अनुभव करना, है ना। अपने में मतलब जो भी इकाई है, यानी व्यक्ति है तो व्यक्ति में, परिवार है तो परिवार में, समाज, राष्ट्र, समाज है तो समाज में, राष्ट्र है तो राष्ट्र में, है ना। तो सह अस्तित्व को अपने में स्थिर होने के रूप में स्पष्ट करना और अनुभव करना। फिर इसके बाद 10वां बिंदु है सह अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण व्यवस्थाओं में निहित कार्यक्रमों को स्पष्ट करना। दिव्य मानवीयता का मामला आ गया। नहीं, अभी तो हाँ, इस तरीके से देव और दिव्य मानवीय होना। 11वां बिंदु है देव और दिव्य मानव होना, यानी स्वयं को प्रमाणित करना। और 12वां बिंदु है स्वराज्य स्वतंत्रता को प्रमाणित करना। ये एक सीक्वेंस है, क्रम है। ये निकाले थे अपन ने सारे बिंदु, आपको ध्यान होगा। हाँ, निकाले थे वही अपने अध्ययन के समय के ही निकले हुए हैं। पूरा पोस्टमार्टम किया था जनवाद का तो अपन, परंतु ये इसी क्रम में दिए हुए हैं। मतलब ये जो अपना अध्याय 6 है, जनवाद का जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 में ये दिए हुए है ना। इसका सीक्वेंस यही है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। चलो हो जाएगा, लगता है 3-4 महीने तक मोदी जी। पहला वैभव जागृति है, दूसरा सर्वतोमुखी समाधान है, या समाधान मान लीजिए,
तीसरा जो है न्याय पूर्वक जीना है, चौथा उपकार कार्य में निष्ठा है, पांचवा समृद्धि को प्रमाणित करना, व्यवस्था में जीना, सातवां समग्र व्यवस्था में भागीदारी, आठवां सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, नौवां है सह अस्तित्व को अपने में स्थिर होने के रूप में स्पष्ट करना, अनुभव करना जी। और इसके बाद 10वां है सह अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण व्यवस्था में निहित कार्यकलापों को स्पष्ट करना, 11वां है देव और दिव्य मानव होना, स्वयं को प्रमाणित करना और 12वां है स्वतंत्रता स्वराज्य को प्रमाणित करना। ये सब नित्य वैभव के मुद्दे हैं, यह सब जागृति का ही वैभव है। जी। इन सब वैभव के प्रति जनमानस की स्वीकृति के लिए जन चर्चा व संवाद होना आवश्यक है। जी। तो यहाँ पर भी लगभग वही बात आ रही है ना, यदि इसको देखें, ठीक है ना। जी जी। फिर ये कहा कि जो समाधानात्मक भौतिकवाद, हाँ जी। समाधानात्मक भौतिकवादी कार्यक्रम की चरितार्थता किसमें है? तो इसमें मेरे ख्याल से 4 बिंदु दिए हैं। पहला है आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रस्तावित है। तो इस कार्यक्रम में पहला बिंदु है आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रस्तावित है। दूसरा है जिसके लिए मानव में शिक्षा और शैक्षणिक क्षमता, निपुणता, कुशलता के रूप में है। अब यदि ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन को हमको मानव जाति में स्थापित करना है तो उसके लिए मानव में शिक्षा और शैक्षणिक क्षमता, निपुणता, कुशलता के रूप में, है ना। 4 कंपोनेंट्स हैं मतलब उसके। हाँ, और तीसरा है फिर उत्पादन क्षमता है। यदि ये 2 चीजें सुनिश्चित होती हैं तो उत्पादन क्षमता है मानव में, और यही जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, उपयोगिता एवं कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर स्थापित करती है। तो ये जो 3 तैयारियां हैं उसके अनुसार फिर उपयोगिता एवं कला मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्रतिस्थापित करती हैं। यही समाधानात्मक भौतिकवाद की चरितार्थता। बहुत ब्रीफ में जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्पष्ट किया है ना। और बाद में इसको जनवाद को ले लिया इन्होंने। हाँ, फिर इसके बाद लिखा है व्यवहारात्मक जनवादी जीवन के मूल तत्व क्या है। जी जी। तो इसमें भी 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। पहला मुद्दा यही है, पहले तत्व है ना। मूल तत्वों में पहले तत्व है मूल्य, है ना। उसमें भी जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। वस्तु मूल्य इसमें नहीं है, वस्तु मूल्य जो है वो ऊपर चला गया। फिर दूसरा मुद्दा है यह शिष्टता मानवीयता पूर्वक संयत सिद्ध हुई है। और तीसरी बात इसमें लिखी है शिष्ट मूल्यों में समर्पित हैं, शिष्ट मूल्यों में उत्पादन मूल्य समर्पित होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि शिष्ट मूल्य के अभाव में उत्पादित वस्तु मूल्य का संयमन और सदुपयोग सिद्ध नहीं है होता है। इस तरीके से ये 3 बातें इसमें हैं। और इससे जो कंक्लूजन निकाला है वो है उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, उत्पादित वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में, और स्थापित मूल्य मानव मूल्य में। मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है, ऐसा लिखा। स्थापित मूल्य मानव मूल्य में संयोजित विधि से प्रमाणित होता है। इसके बाद थोड़ा सा और इसको उन्होंने स्पष्ट किया है, जिसको अपन जनवाद क्या कह रहे हैं, व्यवहारात्मक जनवाद। तो उसमें कहा कि शिष्ट मूल्यों के संयोग में ही उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध होता है। यानी हम जब शिष्ट मूल्यों का निर्वाह करते हैं तभी हम उत्पादित वस्तु के रूप में जो हमारे पास समृद्धि है उसके सदुपयोग को सिद्ध कर पाते हैं। दूसरा मुद्दा है सामाजिक मूल्य के संयोग से ही उत्पादित वस्तु
मूल्य का सदुपयोग सिद्ध होता है। तो पहले लिखा शिष्ट मूल्य, इसके बाद लिखा सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य का मतलब है जब उसमें स्थापित मूल्य, मानव मूल्य और जीवन मूल्य तीनों शामिल हो गए, तो इन तीनों मूल्यों को मिला के सामाजिक मूल्य कह रहे हैं। तो सामाजिक मूल्य के संयोग से उत्पादित वस्तु मूल्य का सदुपयोग सिद्ध होता है। तो शिष्ट मूल्यों के सहयोग से भी होता है और सामाजिक मूल्यों के सहयोग से भी। फिर लिखा है कि सामाजिक मूल्यों में से के लिए ही शिष्ट मूल्यों की गरिमा महिमा गण्य है। तो सामाजिक मूल्यों के निर्वाह में ही जो है शिष्ट मूल्यों की गरिमा महिमा है। तो सामाजिक मूल्यों का निर्वाह कहाँ होता है? जब परिवारों की परस्परता में व्यवहार होता है, और वहां पे जो शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है उसी में शिष्ट मूल्यों की गरिमा समझ में आती है। ये परिवार की सीमा में उतना स्पष्ट नहीं होती है गरिमा महिमा। परिवार की सीमा में शिष्ट मूल्यों की आवश्यकता है, लेकिन उसकी जो महिमा है या गरिमा है उसका पता सामाजिक मूल्यों में से के लिए। फिर लिखा है कि सामाजिक मूल्य के अभाव में शिष्ट मूल्य की व्यवहारिक मीमांसा सिद्ध नहीं हुई। वही जो मैं कह रहा था, यदि हम सामाजिक मूल्यों में नहीं जाते, केवल हम परिवार की सीमा में रहते हैं, तो उसमें भी शिष्ट मूल्यों का निर्वाह तो होगा, लेकिन उसकी जो व्यवहारिक मीमांसा है, यानी उसका जो महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो मीमांसा है वो सिद्ध नहीं हुई। अपितु, फिर लिखा है अपितु स्थापित मूल्यों के अनुगमनशीलता में ही शिष्ट मूल्यों की मूल्यवत्ता एवं महत्ता स्पष्ट हुई है। फिर लिखा है स्थापित मूल्यों में शिष्ट मूल्य समर्पित होना अवश्य संभावी है। स्थापित मूल्य का निर्वाह मानव मानवीयता पूर्वक होता है, और यही व्यक्ति में व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है। जो अपना ये जो अध्याय है ये मूल रूप से व्यक्तित्व प्रतिभा के संतुलन के संदर्भ में है। तो कह रहे हैं कि यही व्यक्ति में व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है, यही उसका आचरण है। फिर कह रहे हैं कि इसी के सहकारी, इसके सहकारी परिवार है, और प्रोत्साहन योग्य समाज है, और संरक्षण संवर्धन योग्य राष्ट्र, और विधि व्यवस्था, शिक्षा, संतुलन एवं अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने योग्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही वाद त्रय का चरितार्थ रूप है। तो तीनों के चरितार्थता की बात यहाँ पर आ गई, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। फिर लिखा है कि समाधानात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के आधार पर कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी, उत्पादनों की विपुलता, चरितार्थता बस प्रत्यक्ष होती है। फिर है बहुभोगवादी भौतिकवादी व्यापार मूलक व्यवस्था आद्यांत असफल सिद्ध होती है, क्योंकि उपयोगिता एवं सदुपयोगिता की संयमता एवं नियंत्रण मानवीयता पूर्वक नियम त्रय पद्धति से ही होती है, सफल होती है, स्पष्ट है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है ना? दिनेश भाई, कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही।
दिनेश भाई, अजीत तो जी, हाँ भैया हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो मैंने कहा यहाँ तक स्पष्ट हुआ कुछ? एकदम स्पष्ट है सर। एकदम स्पष्ट। ठीक है भैया। ऐसे कुछ पूछ रहा था, जवाब नहीं आ रहा। फिर आगे है व्यक्तित्व व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व। तो जो जागृत मानव परंपरा है उसमें व्यक्तित्व एवं उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षा व्यवस्था एवं नीति पर आधारित पाया जाता है। यही व्यवस्था का स्रोत है। तो यही जो है व्यवस्था का भी स्रोत है। फिर लिखा है प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन पूर्वक उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वता कला कविता संपन्न समाज का है। तो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में, उसी को यहाँ पर उन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व व उत्पादन क्षमता संपन्न करने का दायित्व किसका है? तो शिक्षा व्यवस्था एवं नीति पर है आधारित होना पाया जाता है। यही व्यवस्था का स्रोत है। फिर इसके बाद लिखा है कि इसका ये जो बौद्धिक समाधान है या जो मानवीयतापूर्ण आचरण है उसका प्रचार प्रकाशन प्रदर्शन पूर्वक उसे प्रोत्साहित करने का दायित्व विद्वता कला कविता संपन्न समाज का है। विद्वता संपन्न कला कविता विद्वता कला कविता संपन्न समाज का है। कवि कोविद कलाविद ऐसा शब्द आया ना, जिनसे ही सामान्य जनजाति प्रेरणा पाती है, जो तथ्य है। तो सामान्य जनजाति कैसे प्रेरणा पाती है? तो प्रचार से प्रकाशन से प्रदर्शन से, है ना, और इन सब चीजों को प्रोत्साहित करने से, और इन सब में जो विद्वता है कला है और कविता का प्रयोग है उससे, है ना, जो तथ्य है। फिर लिखा है परस्पर राष्ट्रों में संतुलित सामंजस्य एवं एक सूत्रता को पाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को मानवीयता पूर्वक नीति त्रय का पालन करने के लिए उन्मुख होना ही होगा। यहाँ पे बाबा जी बाध्यता के साथ कह रहे हैं होना ही होगा, क्योंकि यदि नहीं होते हैं तो ये असंतुलन जो है मानव को जीने नहीं देगा, है ना। नीति त्रय नियम त्रय जो है वो बौद्धिक नियम सामाजिक और प्राकृतिक नियम। फिर लिखा है सार्वभौमिकता ही सभी राष्ट्रों के अनुमोदन के लिए आधार रहेगा। तो सभी राष्ट्रों में जो भी बौद्धिकता होगी उसका अनुमोदन जो है वो सार्वभौमिकता के आधार पर होगा। सामाजिक सार्वभौमिकता अर्थात अखंडता ही सभी राष्ट्रों का मूल आशय है, क्योंकि सभी राष्ट्रों का मूल आशय भी वही है। इसकी स्पष्ट सफलता न होने के कारण मात्र वर्गीयता या वर्गीयता को प्रोत्साहन और संरक्षण है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रों में सार्वभौमिकता और अखंडता की स्पष्ट सफलता न होने का मूल कारण है वर्गीयता या वर्गीयता को प्रोत्साहित एवं संरक्षण। इसके कारण से ही सार्वभौमिकता और जो अखंडता है वो सफल नहीं हो पा रही। यह सभी वर्गीयताएं मानवीयता में ही विलीन होती हैं, ना कि अमानवीयता में। तो कह रहे हैं कि आगे जाके सभी वर्गीयताएं जो है वो मानवीयता में विलीन होती हैं, अमानवीयता में तो हो नहीं सकती, होती तो अभी तक हो गई होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवीयता पूर्ण जीवन परंपरा ही एकमात्र शरण
है, इसी का 10 सोपानी व्यवस्था में निर्वाह करना, यानी किसका? मानवीयतापूर्ण जीवन का या जीवन शैली का या मानवीयतापूर्ण आचरण का 10 सोपानी व्यवस्था में निर्वाह करना ही एक सूत्रता, अखंडता एवं समाधान सार्वभौमता है। फिर लिखा है, प्रत्येक संतान को उत्पादन एवं व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावक में भी अनिवार्य रूप से रहता है। तो केवल शिक्षा व्यवस्था का दायित्व नहीं है, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक संतान को उत्पादन, व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य बनाने का दायित्व अभिभावकों में भी अनिवार्य रूप से रहता है, क्योंकि प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, तृतीय शिक्षा परिवार के संपर्क सीमा से, चतुर्थ शिक्षण संस्थानों से, शिक्षा संस्थानों से या शिक्षण संस्थानों से, और पांचवा जो है वो वातावरण से अर्थात प्रधानतः प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन से, और छठवां जो है वो प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिक एवं शीत उष्ण वर्षा मान से प्राप्त होती है। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो शिक्षा जो है इन 6 जगह से प्राप्त होती है, माता पिता से, परिवार से, है ना, परिवार की परस्परता में, है ना, फिर शिक्षा संस्थानों से, फिर वातावरण में जो भी कला, साहित्य, कविताएं, जो भी प्रचार प्रसार और प्रदर्शन होता है उससे, या उत्सव या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो अंतर्निहित जो प्रेरणाएं होती हैं, वो भी शिक्षा, उससे भी शिक्षा मिलती है ना। और फिर इसके बाद जो उत्पादन के लिए जो है प्राकृतिक प्रेरणा से अर्थात भौगोलिक एवं जो शीत उष्ण वर्षा मान से प्राप्त होती है, उससे भी सीखता है आदमी अनौपचारिक रूप से। फिर मुझे, हाँ जी, ये जो इसमें 2 प्रश्न थे मेरे। पहला तो ये है कि इसमें जो एज के हिसाब से भी एक प्राथमिकता रहती है मेरे ख्याल से। जब माता पिता का जो है वो एक एज तक ज्यादा रहता है, फिर द्वितीय परिवार, उसके बाद तृतीय जो परिवार के संपर्क में, या ये जीवन पर्यंत ये कंटिन्यूअसली पैरेलली में सारे चलते रहते हैं। पहला तो ये था प्रश्न। मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया हेलो आपका बात, एक बार फिर से बोलिए आपने क्या भैया। बोला? ये कह रहा था कि बच्चे संतान की एज के हिसाब से ये जो हेलो हेलो हेलो, सुनील भाई सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं सुनाई दे जी मुझे तो आ रही आवाज आपकी। आपकी आवाज आ रही है, उनकी नहीं आ रही है अपना। भैया हाँ। आवाज कट रही है, इंटरनेट उनका थोड़ा लो है इसलिए। दिनेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज आ रही हुई है क्या? हाँ अब आई बोलिए। जी जी, मैं ये कह रहा था भैया, एज की एज के हिसाब से ये जो हाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शिक्षा के स्रोत दिए हुए हैं, ये एज के हिसाब से इनकी प्राथमिकता अलग अलग होती है, या ये हमेशा ही इसी तरीके से जो बना रहता है ये? नहीं, ये तो हमेशा बना ही रहती है, ये अब स्थिति बनी रहती है ये, जी लेकिन एज उसमें एक आयु की मर्यादा तो रहती है। जी तो जैसे ये कह रहे हैं कि प्रथम शिक्षा माता पिता से, तो ये तो सही है, हर संतान को प्रथम शिक्षा माता पिता से। तो द्वितीय शिक्षा जो है परिवार में है, तो क्योंकि वो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं ना, दादा दादी है, चाचा चाची, काका काकी आदि हैं, और भाई बहन है, जो बड़े भाई बहन है, उनसे भी सीखता है ना बच्चा। तो परिवार में समझदारी रहती है, जागृति रहती है, इसलिए वो
बच्चे आपस में सीखते हैं, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि दूसरा जो है परिवार से, फिर तीसरा लिखा परिवार की परस्परता में, परिवार की संपर्क सीमा में। तो जैसे अभी परिवार की संपर्क सीमा क्या होगी, तो यदि हम 10 सोपानी व्यवस्था में देखेंगे तो परिवार समूह सभा, जहाँ 10 परिवार मिलके एक आपस में जीने को सुनिश्चित करते हैं ना, या मान लीजिए उस परिवार की जो संपर्क सीमा है वो गांव तक है ना, तो ग्राम परिवार तक, यानी 100 परिवारों की सीमा तक, वहां से भी सीखता है। और फिर जब 100 परिवारों की सीमा में हो जाता है तो शिक्षण संस्थाएं आ जाती, क्योंकि ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत ही शिक्षा संस्थान का प्रोविजन है। उससे पहले तक अभिभावक शिक्षा है। अभिभावक शिक्षा चाहे वो माता पिता के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, या परिवार के संपर्क सीमा में हो। परिवार के संपर्क सीमा में भी जो परिवारों के जो दूसरे परिवारों के अभिभावक हैं उनसे, फिर इसके बाद जो है जब ग्राम व्यवस्था हो जाती है तभी शिक्षण संस्थाओं का रोल होता है ना। तो अभिभावक शिक्षा जो है उसकी बुनियाद को तैयार करती है, तब जाके फिर जिसको अपन कह रहे हैं कि शिष्ट मूल्यों का उदय और उत्पादन की शिक्षा, ये दोनों चीजें जो है फिर शिक्षा संस्थानों से आती। और इसके बाद जो भी संस्कृति होती है ना, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, उन सब में भी जागृति रहती है, या जागृति की प्रेरणा उसमें समाई रहती है। तो उससे भी बच्चे सीखते हैं, है ना, मानव संतान सीखती है। अभी भी ऐसा ही होता है ना, जैसे अभी हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, तो 26 जनवरी 15 अगस्त से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है स्वतंत्रता की और गणराज्य में जीने की प्रेरणा मिलती है। तो उसी तरीके से जो जागृत मानव परंपरा है उसमें कुछ सांस्कृतिक उत्सवों का प्रोविजन है। तो उसमें जो भी किस रूप में है, तो वो प्रचार के रूप में है, प्रकाशन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में। जैसे अभी न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं होती है, उस समय भी कोई प्रकाशन हो सकता है ना। नृत्य गीत संगीत, ये सब कविताएं साहित्य, ये सब हो सकता है। तो उस रूप में भी शिक्षा का जो स्रोत है वो बना रहता है। फिर क्योंकि हर परिवार को उत्पादन करना ही है, हर परिवार में ये ऊपर जो शिक्षा है वो स्वायत्त मानव तैयार करती है, फिर स्वायत्त मानव जो है उत्पादन में भागीदारी करता है। तो जब वो उत्पादन करने लगता है तब वो ये जो प्रकृति की प्रेरणाओं को ग्रहण करता है, भौगोलिकता को समझता है, और जो शीत उष्ण मान है, वर्षा मान है, उनको समझता है। ठीक है ना। जी भैया, जी भैया, मैं एक और चीज पूछ रहा था भैया, तो जो हाँ। भागीदारी करना है संतान को या उसके योग्य बनाने का जो काम करना है, हाँ। वो मतलब शिक्षा, जैसे उत्पादन व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी कर सके, तो वो शिक्षा से आएगी या इनसे शिक्षा मिलेगी उसको कि भाई भागीदारी करते हुए वो सीखेगा? भाई जो परिवार हैं जागृत मानव परंपरा में, वो भागीदारी करते हुए परिवार है ना। जी। तो जब भागीदारी करते हुए परिवार है तो उनके परिवारों में वो संस्कार रहेगा ही, तो वहां से वो सीखेगा ही। अच्छा अच्छा, वही मतलब। हाँ, तो मतलब ये भागीदारी से वो सीखेगा और हाँ, सीख के लेकिन वो भागीदारी पे कितना फिर। सीखेगा, जी। कितना सीखेगा, हाँ जितनी हाँ। भागीदारी है। जी 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 मान जी। लीजिए किसी के परिवार से कोई व्यक्ति न्याय सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी करता है, विनिमय कोष में भागीदारी करता है, तो वो विनिमय कोष और जो न्याय सुरक्षा संबंधित जो है वो सूचना उसके परिवार में रहेगी ना। तो वो परिवार में सीख जाएगा। जैसे अभी पॉलिटिकल लोगों के बच्चे पॉलिटिक्स सीख जाते हैं ना, हाँ जी, वो बिजनेस तो करने माहौल वालों के के हिसाब। बच्चे जी बिजनेस सीख जाते हैं। जी जी। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा तो पूरी व्यवस्था को सिखाती है ना। शिक्षा में सभी आयाम होते हैं, है ना, सभी सोपान होते हैं, सभी आयाम होते हैं, है ना। फिर उसमें नीति त्रय होता है, वाद त्रय होता है, कार्यक्रम आदि होते हैं, ये सब होते हैं। तो जी संपूर्ण शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थाओं में ही हो सकती जी 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 जी। है। फिर उसमें उत्पादन की शिक्षा भी है। उत्पादन में ढेरों ढेरों प्रकार के स्किल्स हैं, है ना। इंजीनियरिंग से संबंधित स्किल है, उनकी संख्या अगर निकाल लें तो 1000 से ऊपर हो जाएंगे, है ना।
हजार क्या 5-10 हजार हो जाएंगे। तो उसमें फिर हर व्यक्ति अपना चयन करेगा कि वो किस स्किल में जाना चाहता है, और उसका परिवार तय करेगा, उसकी सभा तय करेगी, उस जगह की जो सभा है, जैसे मान लो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के जो बच्चे हैं, तो ग्राम सभा की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कहेंगे कि ये वाले स्किल की हमको आवश्यकता है, तो उस स्किल के लोगों को तैयार किया जाए। जी भैया जी, है ना। अभी भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री आती है ना, तो इंडस्ट्री डिमांड करती है हमको ऐसे लोग चाहिए, तो फिर वो वाला कैरिकुलम जो है वो लगाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, ताकि वो उसमें भागीदारी करने के लिए जो है वो लोग तैयार हो सके। तो यहाँ भी यही रहेगा कि जो भी समाज की रिक्वायरमेंट है, गांव की या गांव समूह की या जिसको मंडल क्षेत्र कह रहे हैं या राज्य कह रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्किल का चयन करने की स्वतंत्रता जो है वो मानव संतान को रहेगी, हर मानव को रहेगी, हर परिवार को रहेगी। जी जी, है ना। हर राज्य समाज जो भी सोपान, हर सोपान की जो सभाएं हैं उनको भी रहेगी, वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे परिवारों को कि हम बच्चों से ऐसा काम की अपेक्षा करते हैं, तो उस अपेक्षा के अनुसार जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रोविजन हो, ऐसा है जी। ये चित्र तो होता ही है, इसमें कोई बहुत ऐसा मुद्दा नहीं है जो चित्र नहीं बढ़िया भैया है जी। ना। हाँ जी फिर लिखा है कि जी प्राकृतिक नियमानुसार ही खेती एवं उद्योग की सफलताएं नियंत्रित होना पाई जाती है, जिसकी निरंतरता अनादिकाल से ज्ञातव्य है या अपेक्षित है ना। इस भूमि पर वर्षा, शीत, उष्णमान के संतुलन के लिए समुचित वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि के क्षेत्रफल पर कृषि कार्य को संपन्न करने का अधिकार मानव को है। प्रत्येक भूमि में खनिज द्रव्यों की ससीमता है। जो भी खनिज द्रव्य मिनरल्स होते हैं वो किसी एक सीमा तक ही रहते हैं, उनका जो प्रभाव होता है, जिसको हम लोग मट्टी का भी प्रभाव होता है ना। जैसे कहीं की मट्टी जो है उसमें एसिडिक होती है, कहीं ज्यादा क्षारीय होती है, आदि आदि, तो वो खनिज द्रव्यों के कारण से होती है, उसकी एक सीमा होती है। तो उन प्रकार के खनिजों से संपन्न भूमि में एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां ही हो सकती है ना। तो क्योंकि भूमि स्वयं सीमित है, तो जिन खनिजों की क्रमिक उत्पत्ति है उन पर आधारित उद्योग को विकसित और समृद्ध बनाना मंगल होगा। तो कह रहे हैं कि जिन खनिजों की उत्पत्ति क्रमिक उत्पत्ति है उन पर आधारित उद्योग को विकसित एवं समृद्ध बनाना मंगल होगा। इसी आधार पर विस्तारित कृषि एवं उद्योग पूर्णतः सफल एवं उसकी भी अक्षुण्णता सिद्ध है। ये ठीक है, ये पैराग्राफ स्पष्ट है ना। जी मुझे तो भैया इसमें ऐसा लग रहा है कि जी इसमें कोई ज्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, समझ में आ ही रहा है। फिर लिखा है प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य शून्य है। प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य बराबर शून्य या शून्य है। क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक ऐश्वर्य के निर्माण में मानव का श्रम नियोजन सिद्ध नहीं हुआ। तो जो भी नदी पहाड़ आदि बने हैं या जो जमीन बनी, मट्टी बनी है आदि, जो वनस्पति हैं, वन और खनिज आदि पैदा हुए हैं, उसको बनाने में मानव का श्रम नियोजन सिद्ध नहीं होता, इसीलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य का मूल्य शून्य है। प्रत्येक पीढ़ी अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है वह उसकी अक्षुण्णता चाहती है, ना कि विनाश चाहती है। और इसमें दूसरा मुद्दा ये है कि जो प्रत्येक पीढ़ी है अग्रिम पीढ़ी को जिन साधनों को प्रदान करती है, जैसे मान लीजिए कि खेती के जो संसाधन हैं तो अग्रिम पीढ़ी को मिल ही जाते हैं, तो जो पिछली पीढ़ी है वो ये चाहती है कि उन साधनों की अक्षुण्णता यानी उनको बचा के रखा जाए, उनको नष्ट नहीं किया जाए। ये तो सभी चाहते ही हैं। यह सार्वभौम रूप से पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है।
मतलब कोई भी ये नहीं चाहता है कि जो हमने साधनों का उपयोग कर लिया उनको फेंक दिया जाए, वो है ना, उनका कोई उपयोग नहीं बचा, ऐसा नहीं चाहता। तो सभी साधनों का सदुपयोग और उसकी अक्षुण्णता चाहते ही। वो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि यह सार्वभौम रूप में पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक अपेक्षा, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानव समाज, प्रत्येक समाज, वर्ग प्रत्येक वर्ग, राष्ट्र प्रत्येक राष्ट्र अथक प्रयासों से जितने भी साधन का निर्माण करते हैं, उनमें स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अग्रिम पीढ़ी के लिए सुगम सन्निवेश यानी साधन संपन्न भविष्य निर्माण करने का मंगलमय आशय एवं संकल्प समाया रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब आए तो बहुत सारी सड़कें बनी थी, रेलगाड़ियां बन गई थी, है ना, तो उसमें ये आशय तो समाया ही रहता है कि अग्रिम पीढ़ी के लिए ये सुगम हो जाएगा और उनके लिए साधन संपन्नता भविष्य में बनेगी। तो इस तरीके से जो साधनों की समृद्धता भी जागृत मानव परंपरा में अक्षुण्णता के अर्थ में बनी रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जिन साधनों को बिना किसी श्रम नियोजन करतलगत किए हैं वे उनके उत्पादक नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने भी जो करतलगत यानी जिनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनके उत्पादक हम नहीं हैं। उसी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वे सभी साधन जो बिना श्रम नियोजन के उपलब्ध हुए हैं वह विधि सम्मत संपत्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन साधनों पे हमने श्रम नियोजन करके उनको पैदा नहीं किया है तो वो सारी जो है विधि सम्मत संपत्ति समाज की हो जाती है ना, या व्यवस्था की हो जाती है। व्यवस्था ही विधि है, यही विकास एवं जागृति क्रम है। तो विकास भैया क्रम में लिखा हुआ है विधि सम्मत संपत्ति नहीं है। हाँ, मतलब विधि सम्मत संपत्ति नहीं है, मतलब वो आपकी संपत्ति नहीं है क्योंकि आपने उसमें श्रम नहीं किया है ना। यानी यदि किसी व्यक्ति ने उसमें श्रम नहीं किया, अभी क्या होता है वो परिवार से परिवार संपत्ति के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, तो विधि सम्मत संपत्ति बन जाता है। संपत्तिकरण इसी तरीके से संपत्तिकरण होता है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो सारी संपत्ति जो है वो समाज की है। जी, सो विधि सम्मत संपत्ति नहीं मतलब किसी इंडिविजुअल की नहीं है, समाज की है। मतलब जो संपत्तिकरण उसका नहीं हो सकता, वो समाज की संपत्ति कहलाएगी। जी जी जी। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है तो मेरे जाने के बाद वो कार जो है वो हमारे संतानों को मिल जाती है। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री मिल जाती है उनको, है ना। यदि हमारा कोई बिजनेस है वो उसमें जो भी इंजीनियरिंग का बिजनेस है तो हमारे मरने के बाद हम संपत्ति जो है संतानों में चली जाती है। तो जागृत मानव परंपरा में ऐसा नहीं है, मतलब वो विधि सम्मत संपत्ति नहीं है ऐसा। तो वो संपत्ति जो है वो व्यवस्था की या समाज की है। शायद आगे स्पष्ट किया होगा। यही विकास एवं जागृति क्रम है। विकास क्रम में अपव्यय नहीं है। अपव्यय के अभाव में साधनों का संपत्तिकरण की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि साधनों के संपत्तिकरण की आवश्यकता तभी द्रष्टव्य है जब मानव उत्पादन से अधिक उपभोग करने के लिए तत्पर हो। उत्पादन से अधिक उपभोग अमानवीयता के अतिरिक्त और कहीं भी किया जाना संभव नहीं है। अस्तु अपव्ययता के लिए अत्याशा का होना, अत्याशा के लिए हीनता, दीनता, क्रूरता का होना देखा जाता है। तो साधन व स्थान के संपत्तिकरण के अभाव में उसका वितरण व्यवस्था प्राथमिकता है सुलभ हो जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधन व स्थान का अभाव नहीं रहेगा। अपव्यय से, एक मिनट इसको पूरा कर दूं पैराग्राफ को। अपव्यय से रहित जीवन में अधिक स्थान, अधिक साधन स्वयं में पीड़ादायक सिद्ध हैं। यहाँ इसकी भी समीक्षा करी है कि ये जो संपत्तिकरण करते हैं और वो अपव्यय से रहित जीवन में अधिक स्थान, यदि मान लीजिए हमारे अंदर अपव्यय
से रहित जीवन हो गया, यानी संयमता आ गई। और उस स्थिति में यदि हमारे पास अधिक स्थान है ना, जमीन जायदाद आदि है और अधिक साधन है, ये दोनों पीड़ादायक सिद्ध है, ऐसा बोल रहे हैं। अधिक साधन, अधिक स्थान को संग्रह करने के मूल में भय की पीड़ा और अपव्यय के आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता। तो अभी भी जो संग्रह हो रहा है उसके मूल कारण क्या है? तो भय की पीड़ा है या अपव्यय के आग्रह, यानी भोग के लिए जो आग्रह है, उस अनिवार्यता आग्रह का अनिवार्य रूप में रहना पाया जाता है। हाँ जी, अब बताइए। इसमें सर ये जो लिखा है ना, यह विधि सम्मत संपत्ति नहीं है। हाँ जो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इससे पहले वाला पैराग्राफ जो जी जी। फिर लिखा व्यवस्था ही विधि है। हाँ यहाँ तक तो आपने समझा दिया। फिर ये रह गया, यही विकास एवं जागृति का क्रम है। हाँ। ये जागृति का क्रम कैसे है? ये तो अजागृति का क्रम है। मतलब जागृति का क्रम से मतलब ये है कि परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में जागृति का क्रम है ना। हाँ जी। तो ये जो जागृति का क्रम है व्यवस्था में, है ना, तो व्यवस्था में जो साधन है वो व्यवस्था के अर्थ में नियोजित होंगे ना, उस अर्थ में लिखा है। ओके ओके, मतलब कोई भी संपत्ति जो है वो निजी संपत्ति नहीं है। जो भी हाँ, संपत्ति है वो समाज की ही है। समाज की, और ऐसी समाज अगर उसका बात समझ उपयोग। में आती है तो ये जागृति का क्रम है। हाँ, ये जागृति। और विकास क्रम में अपव्यय नहीं है, और मतलब विकास जैसे ही क्रम में हम तो अपव्यय परिवार होता से, तो विकास होना ही नहीं था ना फिर। हाँ, उसमें अपव्यय अगर सिद्ध। अपव्यय हो जाता तो फिर विकास होना ही नहीं था। अभी क्या होता है कि संपत्ति फंस जाती है। मतलब एक तो बाबा जी ने अपव्यय लिखा है कि जब मान लीजिए किसी के पास जरूरत से ज्यादा है तो भोग और अति भोग में भी जाती है। और यदि मान लीजिए संयम आवाज चली गई भैया। फोन आ गया किसी का। हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज आपकी? चलिए। हाँ, बीच में फोन आ गया किसी का तो डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लग रहा है स्पष्ट हुआ ना? हाँ जी, हो गया। हो गया ना जी। फिर आगे लिखा है कि श्रम नियोजन, श्रम विनिमय पद्धति से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेवा व वस्तु को दूसरी सेवा व वस्तु में परिवर्तित करने की सुगमता होती है, जिसको अपन श्रम विनिमय प्रणाली भी कह रहे हैं, जिसमें शोषण, वंचना, प्रवंचना एवं अस्तेय की संभावनाएं समाप्त हो जाती। अस्तेय मतलब चोरी, चोरी जिसको बोलते हैं ना, अस्तेय की संभावनाएं जो है समाप्त हो जाती। शोषण की नहीं है, वंचना और प्रवंचना भी नहीं है। जो अपराध परंपरा का बृहद भाग है, ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण, प्रधानतः व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होता है। ये संभावनाएं जागृति पूर्वक मानवकृत वातावरण, प्रधानतः व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा से ही निर्मित होता है। फिर है उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है। उत्पादन क्षमता
एक मिनट है ना। उत्पादक या उत्पादन के लिए सहायक कोटि में ही प्रत्येक मानव गण्य है। उत्पादन क्षमताएं सामान्य, विशेष व विशिष्ट भेद से गण्य है। उत्पादन के आधारभूत तथ्य शिक्षा, साधन, विनिमय एवं संरक्षण है। यही व्यवस्था का स्पष्ट रूप है। उत्पादन की गति को द्रुतगामी बनाने के लिए तारतम्यतापूर्ण सुदृढ़ व्यवस्था की अनिवार्यता निरंतर है, जिससे आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना स्वभाव हो जाता है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। सदुपयोग एवं सुरक्षा तो हम पर आ गए। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोगी समाधान है, यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। उपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है। नियम समाधान में से के लिए है। फिर लिखा है न्याय, अनुभव और व्यवहार में से के लिए जो प्रसिद्ध है वही व्यवहारात्मक जनवाद को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की साम्य कामना ही व्यवहारात्मक जनवाद का आधार है। मानवीयतापूर्ण नियम त्रय का पालन होना ही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन और अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा अनुरूप व्यवहार व्यवस्था प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन होना ही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा के अनुरूप व्यवहार और व्यवस्था प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। तदानुरूप व्यवस्था और शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा और जनवादी व्यवस्था और शिक्षा से जनवादी व्यवहार और जनवादी व्यवहार में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा, जनवादी व्यवस्था और शिक्षा से जनजाति में व्यवहार और जनजाति में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। जागृत मानव परंपरा में जनाकांक्षाएं सार्थक होना पाया जाता है। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना, सत्य संपन्नता ही साम्यतः जनाकांक्षा है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ। न्याय, अनुभव और व्यवहार में से के लिए जो प्रसिद्ध है वही व्यवहारात्मक जनवाद को स्पष्ट करता है। न्याय पाने की साम्य कामना ही व्यवहारात्मक जनवाद का आधार है। मानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन होना ही न्याय है, जिसका प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन व अर्थ यानी तन मन धन का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। यही जनाकांक्षा है। जनाकांक्षा के अनुरूप व्यवहार व्यवस्था प्रक्रिया ही जनवादी तंत्र का उद्देश्य है। तदानुरूप व्यवस्था व शिक्षा का सर्वसुलभ होना ही व्यवहार है। जनवादी तंत्र से जनवादी व्यवस्था एवं शिक्षा है। जनवादी व्यवस्था और शिक्षा से जनजाति में व्यवहार और जनजाति में व्यवहारानुरूप जनाकांक्षा का निर्माण होना ही जनवादी तंत्र की सफलता है। जागृत मानव परंपरा में जनाकांक्षाएं सार्थक होना पाया जाता है। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना, सत्य संपन्नता ही साम्यतः जनाकांक्षा है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल। इसमें थोड़ी सी एक स्पष्टता चाहिए हमें। हाँ जी।
अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही समाधान है। आगे हाँ जी। लिखा है, यही समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रत्यक्ष रूप है। हाँ फिर लिखा है सदुपयोग एवं सुरक्षा अनन्यशील है, यानी कि ये दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है। हाँ। उसके बाद लिखा है नियम समाधान में से के लिए है। तो क्या मतलब हुआ? जो नियम जिसको कह रहे हैं ना, वो समाधान में से के लिए है। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, ओके। है ना। तो जो बौद्धिक नियम है वो बौद्धिक समाधान में से के लिए, सामाजिक नियम जो है सामाजिक समाधान में से के लिए, प्राकृतिक नियम जो है वो जो उत्पादन संबंधी समाधान में से के लिए, समृद्धि के लिए। हम्म। फिर न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है, जो प्रसिद्ध है। ये नियम की बात हो गई। फिर जो न्याय अनुभव और व्यवहार में से के लिए है, जो प्रसिद्ध है। फिर नियम को न्याय के रूप में समझा रहे हैं क्या? हाँ। एक फिर इसमें आगे पहले नियम जो है वो समाधान में से के लिए, और जो न्याय है वो अनुभव और व्यवहार में से के लिए। आगे नियम को समाधान में से के लिए पहचाना है। हाँ, नियम का परिभाषा है नियंत्रण पृष्ठभूमि, है ना, उस रूप में नियम है। तो नियम का मतलब है जो हमारे 4 आयाम है ना, तो 4 आयाम में से 3 आयाम के लिए नियम त्रय है। तो विचार आयाम का नियंत्रण जो है वो बौद्धिक नियमों से है। हाँ, तो बौद्धिक नियम में जीना ही समाधान है ना। फिर जो व्यवहार आयाम का नियंत्रण है वो सामाजिक नियमों से। तो सामाजिक जिसको हम लोग सामाजिक नियम पूर्वक ही व्यवहार आयाम का नियंत्रण है, हाँ, जो समाधान है। इसी तरीके से उत्पादन जो है वो प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित है। तो जो प्राकृतिक आयाम या जिसको व्यवसाय आयाम कह रहे हैं उसका समाधान है। तो इसीलिए जो नियम है वो समाधान में से के लिए। तो पहले समाधान है और समाधान के आधार पे बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम। फिर आगे इसमें फिर जनाकांक्षा। ये जो नियम है, जी यदि नियमों को समझे, जैसे बौद्धिक नियम को समझे, जी तो बौद्धिक नियम में फिर बौद्धिक नियम से, तो बौद्धिक नियम से ही जिसको हम लोग न्यायपूर्ण व्यवहार कहते हैं वो होता है। हाँ, और ये जो समाधान है और जो न्यायपूर्ण व्यवहार है वो किस लिए है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए, या दूसरे अर्थों में कहें तो समाधान समृद्धि की निरंतरता के लिए, है ना, इस अर्थ में। फिर कह रहे हैं कि जो न्याय है, तो न्याय क्या है, अनुभव और व्यवहार में से के लिए है। अनुभव क्यों कहा, क्योंकि स्थापित मूल्य है इसलिए। ठीक बात है। अनुभव और व्यवहार में से के लिए न्याय है, जो प्रसिद्ध है, ऐसा कहते। ठीक है, ये तो स्पष्ट है ना। हाँ, इसमें एक और आगे स्पष्टता चाहिए। हाँ जी। लिखा है ना, यही जनाकांक्षा है। हाँ समाधान समृद्धि, न्याय और समृद्धि जो है ये जनाकांक्षा है। इससे पहले संबंध मूल्य मूल्यांकन का मतलब हो गया न्याय, और आवश्यकता से अधिक उत्पादन का मतलब हो गया समृद्धि। हाँ और फिर अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा, ये हो गया नीति। हाँ। ये जनाकांक्षा होगी। हम्म। जनाकांक्षा अनुरूप व्यवहार व्यवस्था प्रक्रिया ही जनवादीय तंत्र है। तो जनवादीय तंत्र इसको जनवादी तंत्र मतलब, खंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को बोल रहे हैं। हाँ, जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है ना, वो जनवादी तंत्र है। व्यवस्था जो बोल रहे हैं अपन। इसमें जनवादी तंत्र इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई फ्यूडल स्ट्रक्चर नहीं है ना, कोई व्यक्ति इसको चलाता है। इसमें शासन का कोई रूप नहीं है, मतलब हाँ, शासन का कोई प्योर व्यवस्था है। व्यवस्था, इसलिए इसको जनवादी कहते हैं। जनवादी तंत्र का मतलब हो गया जो वर्ग विहीन समाज और 5 योजनाओं वाली जो व्यवस्था है। हैं? 5 योजनाएं जो हैं, मतलब न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय, इसको इसी को बोलते हैं ना अपन। 10 को 10 हो गई वैसे, 5 कह लो चाहे 10 कह लो उसको। 5-10 जो भी।
हाँ 5 डिजिट में वैसे 10 है डिजिट तो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। व्यवस्था, व्यवस्थापक, व्यवस्थापित की परस्परता में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक। फिर है व्यवस्था, व्यवस्थापक और व्यवस्थापित की परस्परता में। व्यवस्थापक का मतलब जो व्यवस्था में भागीदारी करने वाले लोग, है ना। तो पहला हुआ व्यवस्था, दूसरा व्यवस्थापक। तो व्यवस्थापक का मतलब शासक नहीं है ना। और व्यवस्थापित का मतलब है जिनको व्यवस्था उपलब्ध होती है, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज आदि को, है ना। की परस्परता में, की परस्परता में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक की परस्परता में समन्वय का तारतम्य, सामंजस्य, तारतम्यता, सामंजस्यता एवं एक सूत्रता एवं अनन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। तो इन मतलब शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, व्यवस्था, व्यवस्थापक और व्यवस्थापित, इनकी जो परस्परता है, इनकी परस्परता में तारतम्यता, समन्वयता, सामंजस्यता और एक सूत्रता व अनन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही न्यायपूर्ण जीवन है। सामाजिकता का निर्वाह करने में सौजन्यता एक प्रधान शिष्ट मूल्य है। शिष्ट मूल्यों की व्यवस्था, शिष्ट मूल्य ही व्यवस्था मूल्यों को आत्मसात कर लेता है। जो उत्पादित वस्तु मूल्य की सदुपयोगिता है, यह प्रमाण सिद्ध है। फिर लिखा है, अशिष्टता में उत्पादित वस्तु मूल्य का नियंत्रित व समाविष्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि अशिष्टता कोई मूल्य नहीं है, वह केवल अजागृति, अज्ञान, असमर्थता का द्योतक है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल्य विहीन अशिष्टता में उत्पादित वस्तु का मूल्य समाविष्ट होना संभव नहीं है। शिष्टता विहीन समाज, सामाजिकता, शिक्षा एवं व्यवस्था भी जनवादी नहीं है। शिष्टता विहीन समाज, सामाजिकता और शिक्षा व व्यवस्था भी जनवादी नहीं। जनवादी चिंतन का आधार ही शिष्टता है, जिसको हम लोग व्यवहारात्मक जनवाद कह रहे हैं, जनवादी चिंतन। ठीक है। इसमें कोई मुद्दा है इस वाले पैराग्राफ में? भैया इसको थोड़ा सा देखिए, शिष्ट मूल्य ही व्यवस्था मूल्य को आत्मसात कर लेता है। हाँ। तो ये व्यवस्था मूल्य मतलब कैसे इसको कह रहे हैं? वही जो शिष्ट मूल्य है, वो जिनको हम लोग कह रहे हैं कि शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है ना, संबंध निर्वाह में। तो जैसे ही ये परिवारों की परस्परता में शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है, तो यही शिष्ट मूल्य व्यवस्था मूल्य बन जाता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए तो लिखा है कि सौजन्यता स्पष्ट होती है। इनकी परस्परता में सौजन्यता स्पष्ट होती है। सौजन्यता जो है शिष्ट मूल्य है। अच्छा अच्छा, इसलिए उसको, उसी को आगे बढ़ा के उसको लिखा है। अच्छा, चूंकि वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ। ये लिखा ना, व्यवस्था, व्यवस्थापक, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापित की परस्परता में। फिर लिखा है शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक की परस्परता में।
यानी इन दोनों की परस्परता में समन्वयता का, तारतम्यता का, सामंजस्यता का, एक सूत्रता व अनन्यता को पा लेना ही सौजन्यता का प्रत्यक्ष रूप है। यही न्यायपूर्ण जीवन है। क्योंकि यदि इनमें परस्पर समन्वय या तारतम्यता रहती है, समन्वय एक सूत्रता रहती है, तो इन पे विश्वास बना रहता है। अभी स्थिति क्या है कि इनमें तारतम्यता नहीं है, है ना। जैसे हम लोग जिनको शासक बोल रहे हैं ना, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी करना ही मानते हैं। मतलब सरकार का मतलब ही रहता है वो जो करे वो सही है ना, उस रूप में है। ऐसे ही व्यवस्थापक होते हैं, व्यवस्थापक भी अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि संविधान का उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी क्योंकि सही का स्वरूप संविधान में स्पष्ट नहीं है ना, इसीलिए मनमानी करते हैं। फिर जब कोई कोर्ट में जाएगा तब उसकी होगा कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो उसमें भी काफी फ्रीडम रहती है, क्योंकि जजेस के लिए भी कई बार जो है वो उनको डिलिमिट करने का कोई आधार नहीं रहता है ना। और फिर जो जिसको हम लोग जनता कह रहे हैं, व्यवस्थापित जो है वो जनता है। तो अभी इन सबके बीच में समन्वय का या तारतम्यता का या सामंजस्यता का अभाव दिखता है ना। और एक सूत्रता भी नहीं दिखती है और अनन्यता भी नहीं दिखती है ना। भले जैसे अभी मोदी जी कुछ बात करते हैं ना, हम तो सेवक हैं, ये है वो है, तो थोड़ा सा अनन्यता जैसा लगता है ना। जब भी कोई नेता जनता से जुड़ के बात करता है और जनाकांक्षाओं के अर्थ में कुछ करने का प्रयास करता है, तो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन ज्यादातर नहीं दिखता है। ज्यादातर दुनिया भर में देखें अपन तो वो दिखता नहीं है, बल्कि ऐसे ही दिखता है जैसे अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट था ना। पहला तो उसने स्टेटमेंट ये दिया जो अश्वेदों का हुआ जी। उसने ये कहा कि फिर हमको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, फिर कहा खूंखार कुत्ते छोड़ देंगे, फिर इसके बाद बोला कि हम गार्ड को बुला लेंगे, फिर आर्मी को कर देंगे, फिर आर्मी को दे दिया है ना, आर्मी को हैंड ओवर कर। ये जो है इससे पता लगता है कि अनन्यता नहीं है, शासन करने की प्रवृत्ति है। तो उससे उसके कारण से विश्वास नहीं बनता है। सौजन्यता यानी विश्वास का शिष्टमूल्य है। और सौजन्यता का मतलब ये भी है कि जो परस्परता में जो सेवा भाव है ना, सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता, पूरकता, है ना, मानवीयता, ये सब भी नहीं दिखता है। और इसीलिए वो अन्याय दिखता है, न्यायपूर्ण जीवन नहीं दिखता है। जी ऐसा। और वो इस सिस्टम में हो भी नहीं सकता है। अभी जो गणतंत्रीय व्यवस्था है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये संभव भी नहीं। जी और नहीं संभव होने के बहुत सारे कारण हैं। वो जनवाद में बहुत सारा डिटेल में इसके बारे में बोला गया। और कुछ मुद्दा बताइए। नहीं ठीक है भैया। फिर हम लोग थोड़ा सा अगले चैप्टर का एक आध पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो अगले चैप्टर का 12वां अध्याय है, उसका शीर्षक है न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही सामतय जनाकांक्षा है। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही सामतय जनाकांक्षा है। फिर लिखा है कि जब तक न्याय के संदर्भ में जन मनगत मतभेद हैं, तब तक व्यवहारात्मक जनवाद नहीं है।
जन और मन के बीच में मतभेद हैं। फिर लिखा है वो कैसे हैं, तो उसको शायद स्पष्ट किया है नीचे। व्यवहारिकता के विपरीत अव्यवहारिकता ही द्रष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह विद्रोह, आतंक, भय, संचय, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है या युद्ध के लिए तत्परता है। व्यवहारिकता के विपरीत में अव्यवहारिकता ही द्रष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह विद्रोह, आतंक, भय, संचय, संग्रह, संघर्ष एवं युद्ध है जो युद्ध के लिए तत्परता है। ये सब मानव के समाधान एवं समृद्धि के अवरोधक तत्व हैं। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं असमृद्धि का प्रसव नहीं है। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं, तो अन्याय और गलती से ही समस्या और जो दरिद्रता है उसका प्रसव है, ऐसा भी इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से मानव ही प्रतिभा और व्यक्तित्व के असंतुलन वश गलती एवं अन्याय में प्रवृत्त होता है। फलतः मंगल कामना रहते हुए भी वह अमंगलकारी कर्म करता है। अमंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार, परंपरा, सामाजिकता के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। फिर आगे कहा यही सत्यता मानव को मंगलकारी कर्म, व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुशीलन करने के लिए प्रेरणा है। यही अभ्युदय शीलता के लिए उदय, मंगलमयता के लिए मार्ग एवं मांगलिकता पूर्ण जीवन यात्रा व शुभ परंपरा की घटना है। ठीक है, ये स्पष्ट है ना? फिर अगला पैरा है, न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है, यह देश कालाबाद है। इसलिए मानव के द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत या सतर्कता पूर्ण होने के लिए ही, प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार, कर्म और व्यवहार करना प्रसिद्ध है। न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है, यह देश काल आबाद है। इसीलिए मानव के द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत या सतर्कता पूर्ण होने के लिए ही, प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार, कर्म, व्यवहार करना प्रसिद्ध है। तर्क की सीमा में प्रतितर्क है। मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवादी या तर्क प्रतितर्क है। मूल वस्तु यानी जो भी न्याय, धर्म, सत्य है या सह अस्तित्व है, मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहने से, अस्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में किए गए प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवादी या वाद विवाद जिसको कहते हैं एवं तर्क प्रतितर्क है, जिसको कई बार वितंडावाद भी कहते हैं। जो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना ही है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से सिद्ध होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ का मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहते हुए
उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवाद एवं तर्क प्रतितर्क है, जो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है या उपयोगिता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात है, साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना ही है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आगे लिखा है, सतर्कता सहित समाधान। थोड़ा सा हेलो। हाँ जी। तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है और हाँ, तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबंध होना ही है। ये थोड़ा समझाएंगे भैया? मतलब जैसे कुछ लोग जो है ना ऐसा मान लेते हैं कि जो मूल काम है वो तर्क सम्मत बनाना ही है मानव जाति को, तो तर्क को वो किसी उसको किसी एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं ना, ऐसा है। जबकि तर्क का जो प्रयोजन है वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तात्विकता से संबद्ध हो जाना ही है। यानी तर्क एक प्रकार से एक अनुमान है या एक प्रकार से एक सीढ़ी है जो वास्तविकता से जोड़ने का काम करती है। क्योंकि यदि वास्तविकता हमको स्पष्ट नहीं होती है समाधान के रूप में, तो जो तर्क है वो तर्क जो है वो समस्या ही रहता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि जो आदर्शवादी तर्क है या भौतिकवादी तर्क है, तो तर्क का उपयोग दोनों जगह किया गया है, लेकिन इन दोनों जगह पे तर्क का उपयोग करने से समाधान नहीं निकला है। दूसरी बात है कि ये जो भौतिकवादी तर्क का उपयोग किया गया उसके साथ साथ उसके प्रतितर्क बने हुए हैं, तो इसीलिए उसमें अंतर्विरोध जो है बना ही रहता है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर देखते हैं आदर्शवाद में, तो आदर्शवाद में जो अज्ञात है यानी जो ब्रह्म वस्तु है या परमात्मा है या आत्मा है, वो अज्ञात है, अस्पष्ट है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो उसका जो तात्पर्य है, मतलब ब्रह्म का क्या तात्पर्य है, आत्मा का क्या तात्पर्य है, आदि आदि मोक्ष का क्या तात्पर्य है, इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उसके आधार पे बहुत सारे वाद हैं, है ना, जिनको हम लोग अद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत ये सब वादी हैं। इन वादों के प्रतिवाद में ही तो दूसरा वाद है। जैसे अद्वैत के प्रतिवाद में जो है द्वैत है, द्वैत के प्रतिवाद में विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है। तो ये सब वाद भी हैं, ये मत भी है। कुछ लोग अद्वैत वाद बोलते हैं, कुछ अद्वैत मत बोलते हैं ना। तो इस तरीके से वाद प्रतिवाद के रूप में ही सारी चीजें दिखती हैं, और वस्तु फिर भी रहस्य में ही पड़ी रहती है, वस्तु अज्ञात अस्पष्ट ही रहती है। तो इसलिए जो तर्क है वो एक सीमा पे प्रयोजन है वो तात्विकता से संबद्ध होना है, यानी जो प्रत्यक्ष है वो हमारा अनुभव गम्य हो जाना है, अध्ययन गम्य हो जाना, उसके लिए तर्क का उपयोग है। तो इस तरीके से तर्क की जो उपादेयता है वो सिद्ध होती है, और वहां तर्क की उपादेयता सिद्ध नहीं हो रही क्योंकि समाधान निकल नहीं रहा है। क्योंकि ये जो तात्विकता है, मतलब इसको वास्तविकता से संबंध होना, तो अगर अपन वास्तविकता से संबंध होने के लिए तर्क का देखिए उपयोग करते हैं, जो बाबा जी ने क्या किया, देखिए उन्होंने कहा अस्तित्व से अस्तित्व और ये प्रत्यक्ष है जी तो व्यापक वस्तु भी प्रत्यक्ष है और प्रकृति भी प्रत्यक्ष है और उन दोनों का सह अस्तित्व भी प्रत्यक्ष है जी। तो ये जो प्रत्यक्ष है इसको समझने के अर्थ में जो है तर्क का नियोजन किया, तर्क का प्रयोग किया, तो इसलिए समाधान उपलब्ध हो गया। वहां क्या है कि ये जो
जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्म वस्तु, वो रहस्य में पड़ा हुआ है, और इस ब्रह्म वस्तु को समझने वाला जो जीवन है वो भी रहस्य में पड़ा हुआ है, जिसको अपन कह रहे हैं कि वो अज्ञात है या अस्पष्ट है, दोनों बातें। और वो जो अज्ञात है, अस्पष्ट है, उसको प्रत्यक्ष ना होते हुए भी उसकी मीमांसाएं हो रही, तो इसलिए वो सारी मीमांसाएं तर्क के आधार पर ही हो रही या वाद प्रतिवाद के आधार पर हो रही, इसीलिए उनमें समाधान नहीं निकला। समाधान नहीं निकला यानी व्यवहार के लिए कार्यक्रम नहीं निकला, व्यवस्था के लिए कार्यक्रम नहीं निकला, वैचारिक पूर्णता भी नहीं हुई है ना, जिसको अपन कहें कि विचार पूर्ण हो गया, ऐसा भी नहीं। तो विचार की अपूर्णता दिखती है, इसीलिए तो तर्क प्रतितर्क, वाद प्रतिवाद या मतभेद है ना आदि दिखते हैं। यदि विचार पूर्ण हो गया होता तो आगे तर्क जाता नहीं है, क्योंकि सार्वभौमता के बाद कोई तर्क नहीं है ना, सार्वभौमता तक पहुंचने के लिए तर्क है, तो इसलिए तर्क प्रयोजन नहीं है, सार्वभौमता प्रयोजन। समझ में आया नहीं आया? जी भैया, जी भैया। तो सार्वभौमता को जानने के लिए, जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की जो बात, तो सार्वभौमता हाँ को जानने के लिए जो तर्क का उपयोग हम करते हैं तो वो प्रयोजनशील है, अदरवाइज उसका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा। हाँ, नहीं तो अज्ञात में आप तर्क क्या लगाओगे? आप अज्ञात में तर्क उसी नहीं कारण लगा। से वाद विवाद हुए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, सारा वाद विवाद उसी। जी 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 अब यदि अज्ञात को किसी एक व्यक्ति ने किसी तर्क के आधार पे डिफाइन कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरे तरीके से कर दिया, जी है ना, जी। तीसरे ने तीसरे तरीके से। भी स्पिरिचुअल थॉट है या जितने भी प्रकार के मत हैं, यदि इन सब मतों को देखें तो उनकी संख्या 1000 के आसपास है। अकेले भौतिकवाद में ही कोई कम से कम 60-70 मत हो गए। जी भैया। जैसे बड़े बड़े मतों को देखें तो नेचुरलिज्म है, फिर प्रैग्मेटिज्म है, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, जो बड़े बड़े मत हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं आदि। फिर जिसको डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, फिर नियो मटेरियलिज्म है, ये सब तर्क है ना जो जो आ रहे हैं। तो तर्क का प्रयोग किया लोगों ने अपने अपने, तो उसमें से प्रति तर्क निकलता ही है, सार्वभौमता सिद्धि नहीं हो रही। जबकि सार्वभौमता को समझने के अर्थ में यदि तर्क का नियोजन किया जाए, वो तभी हो सकता है जब अस्तित्व का अध्ययन हो, यानी जो प्रत्यक्ष है उसका अध्ययन हो। तो यहाँ पर अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में प्रत्यक्ष है, अब इसमें कुछ रहस्य है ही नहीं। एक व्यापक वस्तु है और एक क्रियाशील वस्तु है। क्रियाशील वस्तु का अध्ययन कर लीजिए, व्यापक वस्तु का अध्ययन कर लीजिए, उनका सह अस्तित्व का भी प्रमाण है, वो दिखता ही है वास्तविकता के रूप में। विकास क्रम विकास भी दिखता ही है, अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, वो प्रत्यक्ष है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये सब दिखती है, प्रत्यक्ष है, उसका अध्ययन है। तो ये जो प्रत्यक्ष है वो हमारे अनुभव गम हो जाए, अध्ययन गम हो जाए, उसके लिए तर्क का प्रयोग, उसकी सार्वभौमिकता को है ना समझने के। तो वो कैसे होगा कि तात्विकता कैसे स्पष्ट होती है? तो प्रमाण सिद्ध विधि से स्पष्ट, प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होती है। साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है जो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एविडेंस भी बोलते हैं ना। तो प्रमाण सिद्ध का मतलब जो प्रमाणित होता हो, तर्क सिद्ध नहीं, प्रमाण सिद्ध। मतलब जो न्याय है वो जीने में दिखता है तो प्रमाण सिद्ध है। यदि हमको विचार में समाधान दिखता है तभी वो प्रमाण सिद्ध है। समाधान का मतलब सार्वभौमिकता हमको स्पष्ट होती है, और इस सार्वभौमिकता तक पहुंचने के लिए तर्क का प्रयोजन जो है वो, तभी वो कहेंगे कि वो तात्विकता से संबद्ध हुआ, नहीं तो तात्विकता से संबंध नहीं हुआ यदि वो जीने में प्रमाणित नहीं हुआ। तो इसीलिए लिखा है, इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, तर्क सीमांतवर्ती उपदेश और तर्क सीमांतवर्ती प्रचार,
मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आगे जी भैया। और भैया एक ऊपर जो ये देश काल आबाद है, आबाद का मतलब किसी बाउंड्री में नहीं है, ऐसा क्या? उसकी बाउंड्री पे नहीं है, सार्वभौमिक है ना। जी। और इसलिए उसका जो अगला लाइन है भैया, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, नहीं आ पा रहा। हाँ जी। इसलिए मानव द्वारा किया गया संपूर्ण विचार प्रयास तर्क संगत व सतर्कतापूर्ण होने के लिए प्रत्येक मानव का, ये थोड़ा आप एक बार भैया। इसलिए मानव के द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत या सतर्कतापूर्ण होने के लिए ही प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार कर्म एवं व्यवहार करना प्रसिद्ध है। यानी जो जो भी जिसको अपन कह रहे हैं उसका मूल मकसद ये है कि समाधान और समृद्धि के अर्थ में यदि विचार है, कर्म है, व्यवहार है ना, समाधान और समृद्धि में से के लिए यदि विचार व्यवहार कर्म है, तभी उसको कहेंगे कि वो तर्क संगत है या सतर्कतापूर्ण होने से है। ऐसा है। ये न्याय यदि और मान लीजिए कि समाधान। समाधान और समृद्धि उससे निकलती नहीं है ना, और फिर तर्क का प्रयोग होता है, तो वो निरर्थक होगा, यानी प्रमाण सिद्ध नहीं हो। इसी के आधार पे तो उन्होंने तर्क को सीमांतवर्ती बोला है। यानी जीने में प्रमाणित होना चाहिए ना, इसी को तो लिखा है प्रमाण सिद्ध प्रक्रिया। क्या प्रमाणित करना है? तो समाधान और समृद्धि को प्रमाणित। जी वो इसलिए लगा दिया वहां पे, वहां से थोड़ा मुझे लग रहा है कि जैसे सत्य की बात कही, फिर ये बोला कि देश काल की बाउंड्री से बाहर है सत्य, भाई सार्वभौम है सत्य। यहाँ ये बात की इसके न्याय। लिए जी आपकी आवाज बंद है शायद। पाठक जी। अभी आ रही है? हाँ जी, अभी ठीक। अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये लिखा हुआ है इसमें, न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है, और जो सार्वभौम सत्य है वो देश कालाबाद है ना, देश काल की सीमा में बाधित नहीं है, सीमित नहीं है। इसलिए मनुष्य के द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क सम्मत या सतर्कतापूर्ण होने के लिए ही, है ना, प्रत्येक मनुष्य का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार कर्म और व्यवहार का होना प्रसिद्ध है। ऐसा कह।
तर्क वस्तु नहीं है, वस्तु जो है सार्वभौम सत्य है, वस्तु जो है वो न्याय और समाधान है, वस्तु जो है समाधान और समृद्धि है। इसीलिए तर्क जो है वो तर्क की सी, क्योंकि तर्क जो है वो उपलब्धि नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि तर्क की सीमा में प्रतितर्क है। फिर ये लिखा है कि मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवाद एवं तर्क प्रतितर्क है, जो समस्या की परंपरा है। तर्क समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना ही है। तो तर्क अपने आप में स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, है ना। तर्क वस्तु लिखा हुआ है एक जगह। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना है। और तात्विकता से संबद्ध क्यों होना है? क्योंकि समाधान समृद्धि की निरंतरता को पाना है, यानी न्याय और समाधान रूपी सार्वभौम सत्य को पहचानना है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्ती विचार, उपदेश एवं प्रचार मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है, बाकी कल करेंगे फिर अपन इस पे, और एक बार फिर से इसको समझेंगे। एक बार आप भी पढ़ के जी भैया, पढ़िएगा। जी जी मुझे जी तो जी उसका आशय स्पष्ट हो रहा है। जी फिर भी यदि कम्युनिकेशन में कोई बात है तो अभी कल अपन इस पे और विस्तार से बात करेंगे। जी जी। ठीक है, और बताइए कुछ और बात हो तो। अंतिम पैरा जो है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्य, सत्य ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही अखंडता, अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता, सतर्कता सजगता ही सफल सामाजिकता का लक्षण है। सामाजिकता शिष्टता सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, जो अनुभव मूलक ठीक ठीक है। हेलो।
डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ भैया, हैं? हाँ भैया, ठीक है हरिहर, कल मिलते हैं फिर, है ना। हाँ भैया, ठीक हाँ है। हरिहर भैया, हरिहर। हरिहर भैया, हरिहर हरिहर। हरिहर।